विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी, वर्ष 2022 से 2026। कोर्स का शीर्षक शोध प्रविधि, भाग 6। उपशीर्षक शोध में मौलिकता। विचार बिंदु हैं मौलिकता, नवीनता, लक्ष्य निर्धारण, सत्य की खोज, वैज्ञानिक दृष्टि, आर्थिक विश्लेषण। अपनी स्थापना। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में शोध में मौलिकता विषय पर आपसे बातचीत करेंगे और शोध में मौलिकता और नवीनता, इसमें क्या अंतर है, इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जिसे हम नवीनता कहते हैं, तो हिंदी में यदि नवीन शोध कहें तो अंग्रेजी में होगा न्यू रिसर्च, और हिंदी में मौलिक शोध जब आप कहते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। जैसे हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि जो शोध महत्वपूर्ण होते हैं वे ही मानव के ज्ञान के क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार करते हैं। और कौन से शोध महत्वपूर्ण होते हैं? शोध के महत्व में सबसे अधिक अहम भूमिका होती है मौलिकता की। यानी बिना मौलिकता के कोई भी अध्ययन जो है किसी भी विषय के ज्ञान को विस्तार नहीं दे सकता है और ना ही वो समाज सापेक्ष हो सकता है। लेकिन एक बात भी सच है कि हर तरह का जो नया शोध होता है उसको हम मौलिक शोध की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। इस तरह से समझिए, मान लीजिए बहुत सारे शोधार्थी हैं और अनेक पुस्तकों से, अनेक ग्रंथों से या पहले से कुछ जो सामग्री प्रस्तुत की गई है, जुटाई गई है, जो ज्ञात है, उसको अलग ढंग से प्रस्तुत जब कर देता है तो उसको भी आप मौलिक नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है कि जब हम शोध कार्य करते हैं तो जो दूसरे ने नहीं किया उस तरह से हमने कर दिया, उसी को हम मौलिक मान लेते हैं, लेकिन ये नितांत अनुचित है। अब एक पाश्चात्य विद्वान हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी पुस्तक है रोड नोट टेकिन। उसमें वो कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इसका हिंदी में अर्थ यह हुआ कि दो राहें एक वन में निकली और मैंने वही राह चुनी जिसको बहुत कम लोग चुनते थे, बस इतना ही अंतर था। इसका मतलब यह हुआ कि जो शोध होता है, जो महत्वपूर्ण शोध, आप उसी को कहेंगे। यानी जो शोधार्थी उस चैलेंज को, उस शर्त को स्वीकार करे जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया, या हम ऐसे समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम वे रास्ते चुनें जहां पर और नए रास्ते तलाश किए जा सकते हैं और नए लक्ष्यों की खोज की जा सकती है। अब तक जो शोध हुए हैं उनसे हट के कुछ और नए सत्य की खोज हम कर सकते हैं। या इसको साधारण भाषा में आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भूमि है लेकिन अभी तक किसी ने उस पर जुताई नहीं की है, उसको गुड़ाई नहीं की है, उसको आप जब करेंगे तो ये जो शोध, यह जो काम होगा, ये शोध का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। और अभी मैंने आपसे चर्चा की कि हर तरह के शोध, हर तरह के नए काम को आप मौलिक नहीं कह सकते हैं। अब देखते हैं कि मौलिकता क्या है। किसी भी शोध कृति के लिए या शोध रचना के लिए मौलिक होने के लिए उसमें होता क्या है कि
जब उस रचना को हम तथ्यों का संग्रह कर लेते हैं और दूसरे विद्वानों के विचारों के जो स्थापना उन्होंने की है उससे आगे और बढ़कर अपना हम एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, अपनी एक दृष्टि देते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि अपना अलग तरीके का तार्किक विश्लेषण हम प्रस्तुत करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि केवल तथ्यों का संकलन आपने कर लिया तो इसे आप शोध नहीं कह सकते। भले ही जो आपने कार्य किया है उस पर दूसरे विद्वानों की, दूसरे शोधार्थियों की नजर ना गई हो। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति केरला जाने वाला कोई व्यक्ति वहां के लोगों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्रस्तुत करे और उसमें उन सब के लिए तो नई हो सकती है जो लोग केरला नहीं गए हैं, लेकिन इस पूरे आपकी जो जानकारी आपने प्रस्तुत की है ये और लोगों के लिए तो नई है, लेकिन इसको शोध की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अब यहां देखिए, अगर कोई दूसरा शोधार्थी, कोई दूसरा विद्वान, कोई दूसरा व्यक्ति केरला जाता है और वहाँ के लोगों के, वहाँ का समाज के, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के राजनीतिक वातावरण, वहाँ के सामाजिक वातावरण का एक पूरा विश्लेषण करता है, एक विवरण तैयार करता है और कुछ आकस्मिक अंतरों के अलावा अधिक भिन्नता नहीं होगी, लेकिन जब उस जीवन का वह अपने ढंग से, तार्किक तरीके से जब उसका विश्लेषण करके अपने किसी सिद्धांत को स्थापित करेगा, अपनी कुछ स्थापना नहीं देगा, तब उसे मौलिक माना जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे आप तमिल जाएं, आंध्र प्रदेश जाएं, कलकत्ता जाएं, असम जाएं, जर्मनी जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, आयरलैंड जाएं, नीदरलैंड जाएं, तो इतनी जगह पर आप जब गए तो आपने उनकी भाषा में जो सामग्री थी उसको आपने इकट्ठा कर लिया और ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया जो इनकी भाषा को जानते ही नहीं। तो आप यह पूरा विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, अभी तक किसी ने देखा नहीं है इसलिए मौलिक है। नहीं, यहां नवीनता का कारण जो है, जो मुख्य कारण है, वह है कि शोधार्थी की जो दृष्टि है, शोधार्थी का जो चिंतन है, शोधार्थी की जो तर्क शक्ति है, उसका जो विश्लेषण है, उसकी दृष्टि, उसका चिंतन, उसका विश्लेषण नहीं है, बल्कि अध्ययन की दृष्टि से उसका परिचित होना, और दूसरे लोग इससे अपरिचित हैं। भौगोलिक सीमा को पार करके जब आप संपर्क स्थापित करते हैं या एक भाषा का माध्यम परिचित अपरिचित का आधार हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब अपनी भौगोलिक सीमा को पार कर जाता है और भाषा के बंधन को तोड़ करके जब वह अपरिचित वस्तु परिचित हो जाती है तो उसमें कोई मौलिकता जैसी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। अब इसके विपरीत देखिए, विपरीत यह है कि भले ही कोई वस्तु, कोई विचार, कोई रचना, कोई रचनाकार अपरिचित हो या परिचित हो, सवाल इस बात का है कि उसका जो चिंतन है, उसकी नई दृष्टि, उसका चिंतन विश्लेषण से ऐसे सिद्धांतों पर पहुंचा जाए, ऐसी स्थापना पर पहुंचा जाए, ऐसे प्रमाणों पर पहुंचा जाए जिन पर दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते। तब हम ऐसे शोध कार्य को, जिसको शोधार्थी करता है अपने विषय में, उसे आप कहेंगे कि यह शोध कार्य है। अब चाहे वह दृष्टि की मौलिकता में हो या नई विश्लेषण प्रणाली में हो या नए नए सिद्धांत की स्थापना में हो, तो ये बात स्पष्ट हुई कि मौलिकता
और नवीनता में बहुत बड़ा फर्क होता है। नई चीज़ तो किसी देश दूसरे देश की भाषा की सामग्री को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, तो हिंदी वालों के लिए वह नई हो सकती है लेकिन मौलिक नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि मौलिकता और नवीनता ये कैसे दोनों एक दूसरे से किस मायने में अलग हैं, किस तरह से। और ये अभी आपसे मैंने बताया था पीछे कि हर नई वस्तु को आप मौलिक नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से आप ये भी स्वीकार कीजिए कि प्रत्येक मौलिक वस्तु, रचना या रचनाकार शोध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। किसी अज्ञात रचनाकार की या लेखक की या आलोचक की या किसी रचना का अध्ययन करके यह दावा किया कोई कर सकता है कि इस लेखक का अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया, यह बिल्कुल मौलिक है। ये बात तो सच हो सकती है, लेकिन यह जो विश्वास है, यह जो दावा है, ये जो पूरी तरह से शोधार्थी जब कहेगा तो यह थोड़ी बहुत हद तक, कुछ हद तक तो ठीक हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह जो शोध कार्य शोधार्थी ने किया है यह मौलिक शोध कार्य महत्वपूर्ण भी हो। जैसे अब यहां ध्यान देने का है कि आप देखेंगे कि एक तो अनपढ़ व्यक्ति है, एक शिक्षित है, एक परंपरागत शिक्षित है। तीनों की तासीर में, तीनों के विचार में, तीनों के सिद्धांत में, तीनों की सोच में बहुत फर्क होगा। और सबसे पहली बात, मौलिक क्या है क्या नहीं है, जैसे तुलसीदास की एक पंक्ति है, पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास कहते हैं कि ब्राह्मण को भले ही वह गुणहीन है उसकी पूजा करनी चाहिए, अगर वो जन्मना शूद्र है भले ही गुणवान है तब उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब यहां देखिए, संत रविदास का मानना है, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे प्रवीण। कहते हैं कि अगर वो जन्म से भले ही चांडाल है लेकिन अगर वो गुणवान व्यक्ति है तो उसकी वास्तव में उपासना करना चाहिए, आराधना पूजा करनी चाहिए, उसके चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। और बामन मत पूजिए जो होवे गुणहीन। अगर जन्म से कोई ब्राह्मण है, पंडित है और वो गुणहीन है तो उसकी कभी भी आराधना उपासना नहीं करनी चाहिए और ना उसको सम्मान देना चाहिए। अब यहां शोधार्थी तय करेगा कि जब शोध करेगा, शोधार्थी तय करे कि क्या इसमें से समाजोपयोगी है, क्या समाजोपयोगी नहीं है और कितना है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर शोध की अनेक संभावनाएं बनती हैं, जिसमें मौलिक शोध कार्य किए जा सकते हैं। जैसे आदिवासी क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और काले लोगों के समूह, राजनीतिक क्षेत्र, दलितों की बस्तियां और जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, जिसको हिंदी में हिजड़ा कहते हैं, उनका भी, समाज का आदि का भी अध्ययन जब आप करेंगे नई दृष्टि से तो वास्तव में वह एक मौलिक कार्य हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, आपकी दृष्टि, आपका चिंतन और आपका विश्लेषण उनके उस पक्ष पर ध्यान दे जिस पर अभी तक किसी की दृष्टि नहीं गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा शहर है, उसके आप धार्मिक दशा का, राजनीतिक दशा का अध्ययन करते हैं और किसी कस्बे के सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले या मजदूरी करने वाले लोगों के जीवन का जब आप अध्ययन करते हैं तो एक किसी भाषा का अध्ययन है ना, तो इस तरह का जो कार्य होगा यह
वास्तव में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो शोध की दृष्टि से इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है ना। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि किस विषय का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा और किसका नहीं। निर्णय करने के लिए सबसे पहले हमको अनुसंधान यानी शोध के कार्य से गुजरना होगा। अगर कोई शोध कार्य उस विषय के क्षेत्र में प्रवाहित विचारधाराओं में कुछ परिवर्तन ला सकता है, उसकी जो विश्लेषण पद्धतियां हैं उनको बहुत अधिक जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनको संशोधित कर परिवर्तित कर सकता है, तो उस कार्य को मौलिक और महत्वपूर्ण माना जाएगा। जैसे आजादी से पहले का आदिवासी समाज, स्त्री समाज और दलित समाज, और 1947 के बाद का दलित, दोनों पर आप जब शोध कार्य करेंगे तो दोनों में बहुत फर्क होगा। और जो आजादी के बाद की स्थिति है और आजादी के पहले की, दोनों स्थितियों को ध्यान में रखकर जब आप कार्य करेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारी जो शोध की जो सामग्री है और उसी के अनुसार जो शोध का जो मूल्य है, हमारा जो विश्लेषण होगा उसी के अनुसार वह तय किया जाएगा। अब इसी के साथ एक बात और ध्यान देने के अंत में यह हम कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि शोधार्थी शोध करते करते अपनी व्यक्तिगत बात को, अपने व्यक्तिगत मत को इस तरह से शोध ग्रंथ में प्रस्तुत करता है कि वो कहे कि यह मेरा मानना है, दूसरे लोग इसको स्वीकार करें या न करें। तो इस तरह का जो कथन है वह किसी भी शोधार्थी के शोध कार्य में जो है नितांत अनुचित ही माना जाएगा और वह महत्वहीन ही दिखाई देगा। यदि किसी शोधार्थी को अपना चिंतन, अपना विश्लेषण, अपनी बात अगर रखनी है अपने शोध कार्य में, तो सबसे पहला कार्य उसको करना होगा जो मैंने अभी बताया था कि अपनी बात को, अपने मत को, अपने निर्णय को तर्क और प्रमाणों द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करते हुए इस तरह से प्रस्तुत करना है कि उसको कोई भी विद्वान अगर अस्वीकार करना चाहे, उससे असहमत होना चाहे, तो उसे असहमत होने में और अस्वीकार करने में बहुत लंबा वक्त लगे और इतनी आसानी से आपके प्रमाणों को वो खारिज न कर पाए। तो इसका मतलब है कि जब आप अपनी बात किसी शोध प्रबंध में कहते हैं तो उसको प्रमाण द्वारा पुष्ट कीजिए ताकि कोई भी विद्वान उस पर इतनी जल्दी सवालिया निशान न लगा सके। और जो लोग यह कहते हैं कि वैसे यह देखा जाए तो प्रत्यक्ष जो प्रमाणों का जो उसमें प्रस्तुतिकरण होता है शोध प्रबंध में, उसी से शोध प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साबित होता है। प्रत्येक शोधार्थी को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो आप शोध कार्य करते हैं वह अपने व्यक्तिगत विचारों को स्थापित करने के लिए नहीं करते। आप सार्वभौमिक सत्य की स्थापना करने के लिए अपना शोध कार्य करते हैं। और क्योंकि यह जो शोध कार्य है वह व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता, वो समाज सापेक्ष होता है। कोई भी रचना, कोई भी रचनाकार या कोई भी शोध कार्य समाज के सापेक्ष है या नहीं, समाज के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, और समाज के लिए प्रत्येक युग में प्रासंगिक है या नहीं, यह मायने रखता है। यह मायने नहीं रखता कि इस बात से हम सहमत हैं, अगला कोई सहमत है अथवा नहीं हो। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो शोध और मौलिकता है उसका संबंध चोली और दामन का साथ है। शोध में यदि मौलिकता नहीं है तो वास्तव में उसका कोई मूल्य बाकी नहीं रह जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।